नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 7 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे शेयर कर दे रहा हूं और ये कि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि पीसीएस में अभी जो पीसीएस का एग्जाम जो है हुआ 2024 में, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो परीक्षा थी क्या हुई, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। पैटर्न क्या चेंज हुआ? जो क्वेश्चंस थे, क्या जो भी क्वेश्चंस थे आपके, उस क्वेश्चन के जो फ्रेमिंग हमारी होती है, क्या जो फ्रेमिंग होती है वो क्या हुई? चेंज हुई। ध्यान रखना कि अगर आज आप बदलते दौर में स्मार्ट हो रहे हैं तो आज के बदलते दौर में जो एग्जामिनर हो रहे हैं वो भी तो भाई स्मार्ट होंगे, आपके जैसे कुमंडुक तो नहीं रह जाएंगे किसी की तरीके से। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने उस क्वेश्चन के फ्रेमिंग में अंतर कर दिया, क्वेश्चन को लेंदी बना दिया और थोड़ा सा कूट और कथन करने वाले प्रश्न बना दिए। लेकिन आपको अब इसी प्रकार की प्रैक्टिस करनी है और बदलते पैटर्न के आधार पर आपको जो है करंट अफेयर्स मिल रहा है। और अब आज या कल से बने लगभग अब मैंने अपने पैटर्न को और चेंज कर दिया है। अब आपको इस करंट अफेयर्स से और फायदा मिलेगा। अभी तक मैं केवल कथन 2 देता था, अब मैं कथन कारण वाले भी प्रश्नों को मैंने शामिल कर लिया। यानी कि आज से आप मेरे जो है इस करंट अफेयर्स में क्या करेंगे? कथन और कारण वाले भी प्रश्न देखने को आपको यहां पर मिलेंगे, मैचिंग वाले भी मिलेंगे। यानी कि जिस प्रकार से प्रश्न आयोग बनाता है उन सभी प्रकारों से आपको ये प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आइए सीधे हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर। लेकिन उसके पहले दैनिक रूप से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं रिवीजन। और रिवीजन के पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि यह करंट अफेयर्स आपकी यूपीएससी के लिए, आपकी पीसीएस के लिए, आपकी स्टेट पीसीएस के लिए और आरओ के साथ साथ यह सभी वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से क्या है? उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने सभी हित मित्रों को। ठीक है, चलिए आइए। लास्ट रिवीजन में क्या हमने पढ़ा था कल? कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन सरकार के सहयोग और समर्थन की क्या की सराहना की है। भाई अच्छा खाता जो है इन्होंने क्या किया है? सपोर्ट किया ब्रिटेन ने। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिस्री ने 3 जून को विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में स्थायी अवर सचिव कौन है? ओलियर रॉबिन्स के साथ में बैठक की है। तो ये पॉइंट आपको करके मैंने कहा था कि इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। राइट, आगे। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भाई इसको रेडी कर लीजिएगा। तो हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में विटोल्ड बांका को एक बार पुनः नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको जो क्या करिएगा? याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉलेस ने 4 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और ये भी क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के जो उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री हैं ये भारत आए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी कि आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के लिए एक केंद्र ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा सके। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है? याद रखना। आगे, सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने 4 जून को मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में भारतीय स्नातक प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे, सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सभी दलों से जो है क्या कर रही है? समर्थन मांग रही है। और कल हमने आपको डिटेल्स में जो है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर क्या किया? जो महाभियोग लगाया जाता है उस पूरी महाभियोग की प्रक्रिया को हमने बताया कि सबसे पहले किसी एक सदन में प्रस्ताव को पारित करना होता है। उसके लिए लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य। उसके बाद फिर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के मामले में सभापति महोदय उसका अनुमोदन करते हैं। उसके बाद फिर कमेटी बनती है, कमेटी फिर जांच करती है, जांच होने के बाद फिर से जो है क्या कहते हैं? बहुमत से उसको पास करना होता है। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए जाता है। एक लंबी एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है किसी भी न्यायाधीश को हटाने की। कल हमने इसके बारे में कहा था कि इतनी जटिल प्रक्रिया भी दरअसल नहीं होनी चाहिए। जज हैं, न्यायाधीश हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जो कहेंगे पत्थर की लकीर होगी। उनके साथ भी करप्शन की स्थिति डेफिनेटली उत्पन्न हो सकती है, लेकिन चूंकि प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि वो जल्दी हो नहीं पाता है। ठीक है, खैर एनीवेज, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। भ्रष्टाचार में अगर लिप्त कोई भी होगा तो उसे जेल की सलाखें जरूर मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, XYZ हो, ठीक है, डज नॉट मैटर। ओके, चलिए
17वें भारत ब्रिटेन विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी और प्रथम रणनीतिक निर्यात तथा प्रौद्योगिकी सहयोग वार्ता 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बिल्कुल सही बात है। 8वां, बांग्लादेश सरकार ने, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए आजकल, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान का नाम आपने कई बार सुना होगा, मेरे ही मुंह से सुना होगा, मैंने कई बार आपको कराया भी है, ठीक है। तो बांग्लादेश सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा क्या कर लिया है, छीन लिया है। और इसके अलावा अंतरिम सरकार के अध्यादेश ने स्वतंत्रता सेनानी वीर मुक्त योद्धा शब्द को फिर से परिभाषित किया है, जिसमें 3 नई श्रेणियां जो है शामिल की गई है। कल हमने यह भी आपको बताया था, बांग्लादेश सरकार ने अपने जो है नोटों में आई थिंक 20 का नोट है, किसका नोट है, उसमें जो है मंदिर का भी अंकन किया है, ठीक है। तो यह भी आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना। और मुजीबुर रहमान का जो है वहां से चित्र हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए, कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था, ये बताओ किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोधी की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, लाल बाल पाल, ये 3 नाम जो आप सुनते होंगे, किसको किसको जाना जाता है? जरा नए स्टूडेंट जो होंगे बताएंगे, पुराने सभी स्टूडेंट को पता होगा, मुझे पता है। बताओ लाल बाल पाल कौन थे? लाल, ठीक है, लाल, ठीक है, बाल और पाल, ये 3 जो नाम आप दिखाई दे रहे हैं, ये किसके नाम है? लाल बाल पाल के नाम से 3 प्रमुख नेता जो फेमस थे, उनके आप मुझे नाम बताइए। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई साहब, ठीक है, इसको प्लीज भूलिएगा नहीं, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। थोड़ा उठ जाओ, नींद से जाग जाओ, है ना। क्या कहा गया कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो नींद को उड़ाइए और अपने सपने को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त जी तोड़ क्या करिए, मेहनत करिए। मैं हर दिन आपको मोटिवेट करता हूं, हर दिन मैं आपको पुश करता रहता हूं कि भाई आलस नहीं करना है। आलस, प्रमाद, ये सब क्या है, जीवन के आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ध्यान रखिएगा, दुश्मन कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, दुश्मन आपके अपनी आलस होती है। यदि जीवन में आप आलस करोगे, जीवन में यदि आप बुरी आदतों को अपने भीतर प्रवेश कराओगे, तो जीवन में कभी आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा क्या भगवान से सोचना है, अल्लाह से, ईश्वर से क्या मांगना है कि ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, और ओम मृत्यु और मा अमृतमगमय। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत मार्ग से सतमार्ग की ओर ले चलो, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हे ईश्वर हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलो। ये भावना अपने भीतर रखनी चाहिए हमेशा, और फिर उसके बाद पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे दिन की शुरुआत क्या होनी चाहिए, एक नए संकल्प के साथ होनी चाहिए कि यदि आज 7 जून है तो 7 जून को मैं यह संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि आज मुझे पॉलिटी के इतने इतने विषयों को, इतने इतने टेस्ट को, इतने पीवाईक्यूज को लगा लेना है। ये सुबह उठ करके आपका संकल्प जो है आपके अंतरात्मा में समाहित हो जाना चाहिए कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं पूरा दिन मेहनत करूंगा या करूंगी। जिस दिन आपने संकल्प लेना शुरू कर दिया, यकीन मानिएगा बड़ी से बड़ी परीक्षाएं आपके एक जो है चुटकी भर की बात नहीं होगी। शर्त इतनी सी है कि कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी और संकल्प की भावना को अपने भीतर क्या करना है, आपको समाहित करते हुए चलते चलना है, ठीक है। चलिए, आज का पहला हमारा टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस। हालांकि लेट मैंने बनाया क्वेश्चन, लेकिन सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें 2 फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ये कि थीम क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ष की, और थीम के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो ये होता है कि भाई मेजबान देश कौन सा है। आप जानते होंगे हर वर्ष प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसकी मेजबानी अलग अलग देशों को सौंपी जाती है। इस वर्ष यानी कि 2025 में मेजबानी, जो मेजबान देश है वो कौन सा है, आइए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है कि थीम क्या है। थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। आप जानते होंगे ये जो प्लास्टिक है, ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे क्या हार्मफुल है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक जो पॉलिथीन होती है, उनकी लाइफ लाखों लाख साल होती है। आप पॉलिथीन को मिट्टी में दबा देते हो, आप क्या सोचते हो कि मिट्टी में दब गया, सड़ गई। नहीं, मिट्टी में दबी हुई जो पॉलिथीन होती कभी भी नहीं सड़ती है, बिकॉज ऑफ पॉलिथीन इज क्या, नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होती है। आप इसको लाखों लाख हजारों हजार साल मिट्टी में दबा के रखेंगे, लेकिन जो है
जो पॉलिथीन होती है, जो प्लास्टिक होती है, वो डिग्रेड नहीं होती है। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है भैया, मिट्टी में दबा के नहीं सड़ती है, जला देंगे जल जाएगी, लेकिन नहीं, जलाने के बाद प्लास्टिक और खतरनाक हो जाती है। उसके जितने जहरीले तत्व होते हैं वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं और वो मिट्टी को क्या करते हैं, पूरा का पूरा पॉल्यूट कर देते हैं। मिट्टी जो सोना उगलती है वो जहर उगलने लगती है भाई साहब। इसलिए आज से अगर आप मुझे कुछ मानते हो, मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे अपना दोस्त मानते हो, मुझे अपना टीचर मानते हो, मेंटर मानते हो, आज से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप सब्जी लेने जाए, कोई सामान लेने जाए, तो हाथ में एक बढ़िया सा सुंदर सा झोला लेके जाए। झोला लेने से आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप बहुत बड़े 30 मार्क का नहीं बन जाओगे, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो, पॉलिथीन का इस्तेमाल करो तो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। तो झोला लेके चलो, एक अच्छा सा बढ़िया सा कार्टून बना लो उस पर, अच्छा सा बढ़िया सा कोटेशन लिखवा लो उस पर, खूब सुंदर सा बढ़िया सा झोला लेके जाओ और लेके आओ। देखो कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप अपने में स्वयं सुधार कर लीजिए, सब कुछ जग बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थीम क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, ये इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की क्या है, थीम है। याद रहेगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़िए। कुछ लोग कह रहे होंगे यार भाई साहब कहते हो, बहन साहब क्यों नहीं कहते हो? तो बहन साहब तो बहुत तेज होती है, नहीं, हाँ वो पढ़ने में बढ़िया होती हैं। भाई साहब लोग बहन साहब के पीछे पढ़ के गड़बड़ा जाता है उनका मामला। बहन साहब जी लोग होती है जो पढ़ती रहती है एकदम, सारी फीमेल्स खूब पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, लड़के पगलाए रहेंगे उनके पीछे। अरे बेवकूफो, पढ़ लो तुम। टॉपर जो तुम देखते हो वो क्या है, वो टॉपर की लिस्ट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, उस टॉपर की लिस्ट में जो नंबर 1 पर होगा कोई फीमेल होगी, मेल नहीं होते, इसलिए मेल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वैश्विक अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना, पुनः उपयोग को बढ़ावा देना और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना है, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट, ओके। चलिए, मेजबान देश कौन सा है, यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने कई बार कहा आपसे, तो मेजबान देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। यह दूसरी बार है जब दक्षिण कोरिया को इस आयोजन की मेजबानी मिली है। पहली बार 1997 में की थी। तो अब देखो 2 फैक्ट मिलेंगे इसमें। कौन सा? पहला फैक्ट मिलेगा कि वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा, आप क्या कहेंगे, दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। और पहली बार दक्षिण कोरिया को कब मेजबानी मिली थी विश्व पर्यावरण दिवस की, आप क्या कहेंगे सर, 1997 में मिली थी। याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे, अब थोड़ा बात इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कर लेते हैं हम लोग। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 और 1973 से पहले आता है 1972। जरा मुझे बताओ 1972 क्यों फेमस है? तो 1972 क्यों फेमस है? क्योंकि क्या हुआ था 1972 में, क्या हुआ था भैया बताओ, देखते हैं कितना जोर है आपके भीतर। 1972 क्यों फेमस है पर्यावरण की दृष्टि से? क्योंकि इसी वर्ष क्या होता, वाइल्ड लाइफ, क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, TECTI1 प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित हुआ था। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पास किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तुरंत नोट कर लीजिएगा आप लोग, राइट, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसका विषय था मानव पर्यावरण। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि आपको जानना क्या थे, जरूरी थे, ठीक है। चलिए अब बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जल्दी बताओ। अभी हमने आपको बताया, तो मेजबान देश कौन सा है, दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया, यानी सी इज द राइट आंसर, बस हो गया। यमन का सोकोट्रा द्वीप, ये भाई साहब अभी क्या है, अभी चर्चाओं में है। यमन का क्या, सोकोट्रा द्वीप, ठीक है, यमन का सोकोट्रा द्वीप। और बड़ा क्या है, फेमस है भाई साहब ये यमन का सोकोट्रा द्वीप, ठीक है। तो यमन आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे, सोकोट्रा द्वीप यहीं पर है आसपास, ठीक है। ये सोकोट्रा द्वीप है, देखो आप यहां पर सोकोट्रा, ये क्या है, यमन का सोकोट्रा द्वीप। ये क्या है, चर्चाओं में है। आप कहेंगे ए सर जी काहे चर्चाओं में है, तो काहे चर्चाओं में आइए देख लेते हैं। क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और प्लस कौन, संयुक्त अरब अमीरात, ये दो देश क्या काम करेंगे, ये काम ये कर रहे हैं कि इन लोगों ने यमन के सोकोट्रा
तो सोकोट्रा द्वीप का है, किसका है? यमन का है। यमन कहां पर है? यहां पर है। नहीं देख पा रहे हो जी तो देख लो भाई साहब, अभी देखो, तुरंत देखो, खटाखट देखो, ये देखो, ये लीजिए भाई साहब, ठीक है। यूट्यूब पर ना आप लोग ज्यादा कुछ इधर उधर की बातें मत देखा करो, ठीक है। कोई लोग आजकल सदिये देखते रहते हैं, कोई लोग खान सर की शादी देखते रहते हैं। अरे खान सर की शादी हो गई, सक्सेस इंसान है। आप लोग यूट्यूब पर इसको देखा करो, करंट अफेयर देखा करो यूट्यूब पर, और ना सर्च किया करो, नहीं तो सर्च आते मामला बिगड़ ही जाएगा भाई साहब, ठीक है। रील बहुत देखते हो आप लोग, है ना, बहुत बैड हैबिट है यार, प्लीज डोंट डू दिस, है ना। ये है आपका सोकोट्रा द्वीप, ठीक है। ये यमन है, यमन का सोकोट्रा द्वीप क्या है? फेमस है भाई साहब। इसके आसपास क्या है, इसको मैप के माध्यम से एक बार प्लीज आप लोग क्या करिएगा, विजिट कर लीजिएगा, है ना। इधर क्या है, ये सब गल्फ ऑफ अदन है, इधर यमन है, आपका ओमान हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये इधर पर्सियन गल्फ हो जाएगा आपका। ये सब चीजें आपको क्या करनी, मैप्स के माध्यम से अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। तो ये चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब और क्या, संयुक्त अरब अमीरात और WHO ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले गंभीर कुपोषण से निपटने के लिए एक व्यापक मानवीय पहल की क्या की है, शुरुआत की है। यानी कि यहां पर महिलाएं और जो बच्चे थे क्या थे, कुपोषण से पीड़ित रहे हैं। और कुपोषण जो शब्द है, यानी कि आपके भीतर एक वीकनेस खास प्रकार की, जहां पर आपकी बॉडी में वो खास तत्व, वो मिनरल्स खासकर जो आपकी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और जब वह तत्व जो आपकी शारीरिक वृद्धि के लिए, आपकी विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तब आप कुपोषण की स्थिति में आते हैं। यानी कि जब आपको भोजन में वह तत्व शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। भोजन एक तो मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो उसमें वह तत्व आवश्यक नहीं होते हैं जो होने चाहिए थे, तो दिक्कत होती है। चलिए आगे। खलीफा बिन जायद अल नहयान फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स ने संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच साझेदारी के साथ 2 वर्ष के कार्यक्रम की घोषणा की कि भैया हम जो है क्या करेंगे, इस सोकोट्रा द्वीप पर मिलकर के काम करेंगे, राइट। वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार यमन के सोकोट्रा द्वीप के 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों में वैश्विक कुपोषण दर 10.9% यानी कि 10.9% तक पहुंच गई है, जिससे यहां की 0.6% क्या 0.06% आबादी क्या हो रही है, सॉरी 1.6 यानी कि 1.6% आबादी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। किसके? इसके फलस्वरूप, कुपोषण के फलस्वरूप। यह कार्यक्रम कुपोषण की रोकथाम और खाद्य सुरक्षा के स्थायी समाधान लागू करने के लिए तत्काल राहत उपायों को आगे बढ़ाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी। अब सोकोट्रा द्वीप चर्चाओं में है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोकोट्रा द्वीप के बारे में आप लोग क्या करिएगा, मैप के माध्यम से देख लीजिएगा। तो इस पूरे मैप को आप एक बार अच्छे तरीके से सोकोट्रा द्वीप के बारे में आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप पूछ लेगा, बताओ सोकोट्रा द्वीप कहां पर है भाई साहब, अब चक्रिया जाओगे, पढ़े तो रहोगे नहीं करोगे, है ना, टेंशन में रहोगे, चटियाते रहोगे, तो क्या कीजिएगा। तो सोकोट्रा द्वीप कहां का, यमन का है सोकोट्रा द्वीप, याद रहेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया एग्जाम में भाई साहब गोली चल जानी, मैं बता रहा हूं सही बात में आपसे, ठीक है। पढ़ना लिखना आपका काम है, बताना मेरा काम है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, अब आप बताओ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 क्या है, संयुक्त अरब, देखो अब देखो ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं ना आपके एग्जाम में। अब देखो आज से मैंने क्या किया, पैटर्न और बदल दिया अपने करंट अफेयर्स का, और वीडियो तो धाले सब शेयर कर दीजिएगा आप, मजा आ जाए जब एग्जाम में आप प्रश्न देखो, कहोगे यार हृदय ने तो गार्डन कर दिया दिल। ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस, और ये सब प्रैक्टिस आपके लिए बड़े जबरदस्त फायदेमंद होंगे भाई साहब। करके देखिए, मजा ना आ गया आपको एग्जाम में तो आप मेरा नाम हृदय फिर दीजिएगा, वापस कर दीजिएगा, ये लीजिए हृदय नाम ले लीजिए। चलिए अब देखिए कथन 1, संयुक्त अरब अमीरात और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यमन के सोकोट्रा द्वीप पर कुपोषण से निपटने हेतु एक पहल शुरू की है। बिल्कुल सही बात है, शुरू की है। आगे, यह पहल मुख्यतः बुजुर्गों और प्रवासियों को लक्षित करती है। कथन 1 और कथन 2 पढ़ लिया आपने। अब क्या कह रहा है, कह रहा है उपयुक्त कथन चुनिए, मतलब कौन सा कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। बताओ कितना बढ़िया प्रश्न है, बताओ क्या होगा इसका उत्तर। मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ भाई साहब। कथन 1 सही होना चाहिए। आप कहेंगे सर युग का है कह रहा है, ए भाई साहब देखो यहां क्या लिखा है, बुजुर्गों और प्रवासियों को लक्षित करता है।
क्या यही पॉइंट था? नहीं भाई साहब, पॉइंट था महिलाओं और बच्चों को था। दैट मींस कि कथन 2 इसका स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। तो अगर स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, दैट मींस व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल कथन एक सही है। तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही भाई साहब। बस हो गया कांड, क्या दिक्कत है इसमें ना। चलिए आगे। भारत के 2 और स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अभी यह चर्चाओं में है और बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए है भाई साहब, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के 2 और स्थलों को रामसर धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है। यानी कि आज 7 जून 2025 तक रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? 91 हो गई है। ये टोटल नंबर अक्सर आपसे पूछता है एग्जाम में, इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। आगे, राजस्थान के फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार। भाई साहब नाम याद करो, क्या? राजस्थान के फलौदी में खींचन, राजस्थान के फलौदी में खींचन एक पॉइंट। दूसरा, उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि। क्या? उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ दिया गया। तो ये दोनों नाम आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। याद रहेगा। आगे, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि है। रामसर कन्वेंशन किस लिए फेमस है? आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। आर्द्रभूमियां क्या? वेटलैंड्स होती हैं, यानी कि वेटलैंड्स में जैव विविधता क्या होती है? संरक्षित होती है। इसलिए आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया था। अब इसमें एक दो फैक्ट और देख लीजिए। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो अब 2 फरवरी अगर चर्चाओं में आ गया है तो बताओ जरा 2 फरवरी को क्या होता है भाई साहब? बताओ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि 2 फरवरी को ही तो मनाया जाता है। तो बस, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को। अब तुरंत यहीं पर लिख लो फट से, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाएगा? ये मनाएगा 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को। बस हो गया पॉइंट आपके लिए, कोई दिक्कत? तो ऐसे आपको याद करना है। दूसरा, भारत ने फरवरी 1982 में इस संधि की पुष्टि की थी। किसकी? इसी की, जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये फैक्ट भी आपको क्या करना है? याद करना है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम पूछ लेगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब इस पर आधारित आपके सामने क्या है प्रश्न है, चलिए देखो। अब हमने इसमें कथन और कारण वाला भी प्रश्न हमने इसमें क्या किया है? डाल दिया है आपसे, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 कथन। कथन ए क्या है? हाल ही में राजस्थान की खींचन और मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। यह तो बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे, कारण क्या है? कारण, भारत ने रामसर संधि की पुष्टि जो है वर्ष 1971 में की थी। बताओ, कारण क्या सही है? नहीं सही है। आप कहेंगे कैसे? ये देखो, ऐसे 92 है ना भाई साहब, यहां क्या लिखा है? 1971 है, यानी कि ये कथन ए सही है, लेकिन इस कथन का जो कारण है क्या है? गलत है भाई साहब। क्या गलत है? यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आई थिंक यही होना चाहिए। अब देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे बढ़े। भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOS, क्या ECOS के लिए चुना गया है। ये भी आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा फॉर योर एग्जामिनेशंस। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOS, क्या ECOAS, ठीक है, के लिए चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के लिए, क्या यह परिषद सतत विकास के लिए 3 आयामों यानी कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के केंद्र में है। कौन? ये जो आप देख पा रहे होंगे, कौन? क्या? ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके लिए तो इसको जो है क्या किया गया है? चुना गया है भारत को, ठीक है। कब तक के लिए? 2026 और 28 तक के लिए इसकी जो है अध्यक्षता करेगा ये। चलिए,
परिषद को संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित नीतियों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने आप में। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 मुख्य अंगों में से एक है। जो संयुक्त राष्ट्र की 6 अंग हैं, उन 6 संघों में से ये जो आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ये 6 में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होगी, कोई सोशल प्रॉब्लम होगी, कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होगी, तो इन सभी प्रकार के मुद्दों पर क्या करेगी? ये चर्चा पर चर्चा करेगी और सहयोग बढ़ाएगी। यह नीति निर्माण, संवाद और सिफारिशों का एक क्या है? प्रमुख मंच है अपने आप पे। ठीक है, स्थापना कब होती है इसकी भैया? देख लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य संख्या कुल 55 देश हैं। कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और चयन प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुनाव के माध्यम से की जाती है। कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों पर चर्चा करना, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक नीतियों का समन्वय और संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के साथ समन्वय करना। ये किसका कार्य है? ये कार्य है भैया इसका, किसका? ये कहां गया? इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के साथ में समन्वय करना ये कार्य है। तो जैसे यूनेस्को के साथ में, WHO के साथ में, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बड़ा फैक्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यहां से। ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सतत विकास लक्ष्यों SDG की निगरानी और समीक्षा करना और NGO और नागरिक समाज को मंच प्रदान करना। ये सब क्या है? ESCOS के क्या है? लक्ष्य हैं, कार्य हैं इसके। ठीक है, याद रहेगा। ये अच्छे से आप लोग एक बार रेडी कर लीजिए। चलिए, भारत को किस अवधि के लिए ECOSOC में चुना गया है? किस अवधि के लिए? तो देखो यहां पर कौन सी अवधि थी? ये देखो भैया जी, 2026 से 28। कहां पर है? सी वाले ऑप्शन है, 2026 से 28। ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जनगणना 2027 भाई साहब अभी 2026 में जो है जनगणना शुरू कर जाएगी। आप जानते होंगे कि जनगणना की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई सबसे पहले कि जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप देखेंगे 1872 में जो है पहली बार जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से रेगुलर कब की गई? भारत में पहली पूर्ण जनगणना की गई 1981 में। उसके बाद से लगातार हर 10 वर्षों पर जनगणना की जाती रही, यानी कि सेंसस किया जाता रहा है। इसके पहले वर्ष 2011 में जनगणना यानी कि सेंसस किया गया था, जिसके डेटा आप पढ़ते हैं, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है और आरओ की परीक्षा में सेंसस पर खूब प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो अभी 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के बाद से 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के फलस्वरूप जो है इसको टाल दिया गया। अल्टीमेटली 2026-27 में जनगणना करे जाने की बात कही गई है। 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा और यह 2026 की जो जनगणना है, जिसको हम 2021 की जनगणना के नाम से जानेंगे, यह जनगणना पहली बार डिजिटल रूप में की जाएगी। ये अपने आप में क्या सबसे बड़ी और सबसे खास बात है कि ये, क्योंकि 2011 के बाद बहुत बड़े स्तर पर क्या हुआ है? परिवर्तन आया हुआ है। ऐसे में यह जनगणना जो कि 2021 की है, जो कि 2026 और 27 में पूर्ण की जाएगी, यह अपने आप में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आइए, सरकार ने जातियों की गणना के साथ साथ में, ठीक है, 2 चरणों में जनगणना 2027 कराने का निर्णय किया है। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में होगा, क्योंकि ये कुछ अलग इलाके हैं। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से पूरे देश के अन्य हिस्सों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, पिछली जनगणना वर्ष 2011 में 2 चरणों में संपन्न हुई थी, इस बार भी 2 चरणों में ही संपन्न होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला चरण मकानों की सूची बनाना और दूसरा चरण जनसंख्या की गणना करना था। ठीक है, भारत में जनगणना का इतिहास अभी हमने आपको बता ही दिया कि पहली बार जनगणना भारत में 1872 में की गई थी, पूरी तरह नहीं की गई थी। फिर पहली पूर्ण जनगणना की गई भारत में 1881 में। यह फैक्ट आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट, नोट प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद से हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाने लगी। अभी रियल जनगणना जब आएगी 27 में, तब देखेंगे कि क्या क्या स्थितियां बन रही हैं। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? सरकार ने जनगणना 2027 को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। हाँ बिल्कुल लिया है। पहला चरण आपका 26 में होगा, दूसरा 27 में होगा। ठीक बात है। कारण क्या है? भारत की भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में जनगणना पहले आयोजित की जाती है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि यह कथन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। तो ए सत्य है और आर गलत है, सी होना चाहिए शायद, या मैं गलत भी हो सकता हूं भाई साहब। आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इसका उत्तर? आप बताइए कि क्या आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए होगा। अरे अरे भाई साहब, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ ठीक, सॉरी ठीक है बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मौसमी घटनाओं के कारण ही कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो डिमांड, अब देखो ऐसे ही क्या होता है, प्रश्न गलत करके चले आते हैं, जैसे मैंने गलत कर दिया अभी, यानी कि बिल्कुल सही बात है भाई। तभी तो 26 में कुछ स्थानों में कराया जाएगा। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तभी तो कराया जाएगा पहले, ताकि पहले चरण में इन इलाकों को, जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें करा लिया जाए पहले। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही तो है, लेकिन ये एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है ना, ये नहीं है। यानी कि आर, जो आर है, ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बस। ठीक है दोनों सही। क्या है दोनों सही। आर और ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, इसको हटाओ। ए और आर क्या है? दोनों सही। अब देखो ये प्रश्न क्या है, ऐसे कंफ्यूजन होता है। अब ये कब सही होंगे? जब आप इस प्रकार के प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस करेंगे अपने एग्जाम में, चाहे जीएस का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो। बढ़िया प्रश्न है ना, मजा आया आपको करने में? बस ऐसे ही आपको दिल खोल कैसे करना है। अब इसी प्रकार की प्रैक्टिस में आपको इतनी प्रैक्टिस इस 1 महीने में करा दूंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और एग्जाम में आप प्रश्न नहीं गलत करके आओगे। ठीक, चलिए बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई साहब। चलिए, भारत के शहरी प्रदेश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आप जानते होंगे सरकार स्मार्ट सिटी कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2015 में। उसके बाद से सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े काम किए, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का काम हो, चाहे वो सीवेज का प्लांट लगाना हो, चाहे वो ईटीपी का प्लांट लगाना हो, चाहे वो कोई कार्य करना हो, सौर ऊर्जा का कार्य करना हो। सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बड़े बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर बदलाव किया और उसके फलस्वरूप जो है, जो सिटी की लिविंग लाइफ थी अपने आप में कोई काफी ज्यादा सुधार आया। ठीक है, तो पिछले 11 वर्षों में भारत के शहरी प्रदेश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 25 जून 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन। अब आपके एग्जाम में सीधे यही फैक्ट पूछेगा कि बताओ स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आप कहेंगे सर 2015 में, लेकिन भाई साहब आयोग तो चालाक है, कहेगा डेट बताओ रे बाबा। डेट क्या थी भाई साहब? डेट बता नहीं पाओगे। डेट बता नहीं पाओगे तो गुलगप्पे ऐसे बैठे रह जाओगे। डेटवा भी आपको याद रखनी है भाई साहब। ठीक है, तो 25 जून 2015 को जो है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसने लोगों के रहने, घूमने, काम करने और अपना समय बिताने के लिए तरीके को फिर से क्या किया? परिभाषित किया है। 2025 तक 7,545 स्वीकृत परियोजनाओं में से 93% पूरी हो गई थी, जिनका कुल निवेश 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। 100 स्मार्ट शहरों में से प्रत्येक अब एक एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र चलता है। यहां पर यह केंद्र बेहतर सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, अपशिष्ट संग्रह और जल प्रबंधन में क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के लिए एक मजबूत आशा बन गई है। यानी कि ओवरऑल सिटी के बारे में डेटा यहां पर दिए गए हैं, कब क्या क्या कैसे कैसे किया गया है, वो सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। 2015 में शुरू की गई यह योजना हर भारतीय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर के लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। आप यहां भी जानते होंगे सरकार शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं उनको हटा करके नए और अच्छे मकान देने की जो है घोषणा कर चुकी है। तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन था, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री शहरी योजना था। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों के स्थान पर पक्के मकान दिए जा रहे हैं लोगों को, है ना। ये सारे डेटा यहां पर, सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप इसको बैठ करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा कई अन्य डेटा इसमें और भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मई 2025 तक भारत में 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन प्रचलन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी मात्र। बताओ, यानी सिर्फ 11 साल में 763 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अब ये सब फैक्ट है, आप लोग मेंस के पॉइंट ऑफ से बढ़िया सा लिख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत विकास की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं। अब देखो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। बड़ी बात है, कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। बड़ा डेटा अपने आप में है।
21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई उड़े देश का आम नागरिक। अब यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान जिसको योजना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उड़ान, UDAN, उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत कब की गई थी? पहल की 21 अक्टूबर 2016 को की गई थी। ठीक है, इसके तहत भी जो भी हवाई यात्रा होती है उसको सरल, सुगम और बढ़िया बनाया गया, अस्थायी बनाया गया, और छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा से लेकर के अलग अलग योजनाएं शुरू की गई अपने यहाँ पे, है ना। अपने छठे वर्ष में उड़ान ने 625 मार्गों के माध्यम से 2 जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित 90 हवाई अड्डों को जोड़ा है। 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी गई थी इसमें, है ना। ये सब पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं, बाकी डेटा है, इन सबको क्या करिएगा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सब क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ग के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुई है? बताओ। अब देखो, अब ये जो प्रश्न है ये रटने से नहीं आएगा, ये समझने से आएगा। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। ऐसे ही तो प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम से, एग्जाम में आप कहोगे सर पैटर्न बदल गया, एक सर पैटर्न बदल गया था, एकदम थपथलाद हो गया। अरे महाराज अच्छे से पढ़ो, जब भी कोई चीज पढ़ो तो अपने आप से क्या करो, आप क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करो कि यार अगर मैं एग्जाम में होता तो इस पर्टिकुलर डिफिनेशन से या इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से किस प्रकार का प्रश्न मैं बनाता। राइट, ये बात समझ आ गई? तो ऐसे आपको रेडी करना है। अब आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा, मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप मुझे इसका उत्तर जरूर बताएंगे। ठीक है, बताओ क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा बताओ। प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी होगा, ये होगा, बिल्कुल सही बात है, सी होगा। यानी कि मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले जो परिवार हैं उनके लिए प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आइए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैव विविधता को बढ़ाने हेतु प्रयास किए गए हैं, जिसमें अलग अलग डेटा यहां पर आपके सामने दिए गए हैं, और ये डेटा आप एग्जाम के लिए क्या है, बड़े महत्वपूर्ण है। इनको आपको क्या करना है, अच्छे से रेडी करना है। जैसे कि देश में सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ए भाई साहब, उत्तर प्रदेश में तो है। आपको मैंने डॉल्फिन जनगणना जो है, डॉल्फिन गणना 2025 का एक वीडियो बनाया हुआ था। आप अगर मेरा नंबर अगर आपके फोन में सेव होगा तो आज ही मैंने अपने फोन में स्टेटस लगाया हुआ है, किसका? डॉल्फिन गणना 2025 का, जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने स्टेटस लगाया है ISFR रिपोर्ट 2023 का और यूपी रिपोर्ट 2023 का। आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो तुरंत पहले नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको मुझसे कोई बात करनी है, कोई चर्चा पर चर्चा करनी है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप 8604449201। इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कभी भी कर सकते हैं। इस नंबर को क्या करिएगा, सेव कर लीजिएगा 8604449201। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो डॉल्फिन की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, कैसे है, कहां कहां पर है, ये सब डेटा मैंने डॉल्फिन गणना जो 2025 पढ़ाई है उसको मैंने उसमें कराया हुआ है। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको सेंड कर दूंगा, या आप जनरली आप डिकोड एग्जाम पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी, कोई बैच लेना होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए भी आप सीधे जो है इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा कि सर मुझे ये बैच लेना है, सर मुझे ये टेस्ट सीरीज लेनी है। जैसे कि अभी पीडीएफ टेस्ट सीरीज चल रही है। क्या? पीडीएफ टेस्ट सीरीज चल रही है, पीडीएफ के रूप में, पीडीएफ के रूप में। इसमें जो है क्या होगा, इसमें आपको 13,000 प्लस प्रश्न, क्या 13,000 प्लस प्रश्न कराए जाएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें मंथली आपको करंट अफेयर दिया जाएगा। क्या? मंथली करंट अफेयर दिया जाएगा, और 100 गुणे 5 100 क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे, मतलब 500 करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे अलग से। और इसमें हिंदी का वीडियो लेक्चर और उसके नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सब चीजें मिलेंगी जो कि आपको डिकोड एग्जाम के ऐप पे मिल जाएगा। डिकोड एग्जाम के वीडियो कोर्स में जाइएगा, वहीं पर 60/90 डेज जीएस प्लस हिंदी क्रैश कोर्स के नाम से टाइप होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पीडीएफ टेस्ट लिख करके मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए। अब देखो कुछ और डेटा देखो। बाघों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। वन विभाग के अनुसार प्रदेश में 2018 में इनकी संख्या कितनी थी? 173 थी, जो 2022 में बढ़कर के 205 हो गई है। या जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जरूरी जल, जंगल और जमीन को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता अपनी दर्शा रही है। ठीक है, सरकार कछुआ संरक्षण योजना भी चला रही है। इस क्रम में उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित किया जा रहा है। सारनाथ और कुकरेल में कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब ये भी याद रखना आपको, कहां कहां पर? सारनाथ और कुकरेल में। कुकरेल कहां भैया? लखनऊ में है, टेढ़े पुलिया मुंशी पुलिया के बीचों बीच में है। पता है ना कि नहीं पता है?
जो लोग लखनऊ वाले होंगे जानते होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज जाते होंगे तो, है ना। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि मैंने कराया हुआ है, ये पूरी रिपोर्ट मैंने कराई हुई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 559.19 यानी कि 19 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। सरकार का लक्ष्य साल 2030 तक राज्य का हरित आवरण 20% तक बढ़ाने का है। अब ये फैक्ट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा सरकार आपसे कि भैया बताओ सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक राज्य का हरित आवरण 20% तक बढ़ाने का है, या फिर घुमा के पूछ लेगा कि बताओ सरकार का लक्ष्य 2030 तक हरित आवरण कुल कितने प्रतिशत करने का है, तो आप कहोगे सर 20% करने का है। याद रहेगा, तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के लिए ही सरकार वेटलैंड्स को भी सचेत कर रही है, और सरकार गंगा के किनारे जो है हरित बेल्ट भी बना रही है। सरकार जो है सरोवर जो योजना है उसको भी अच्छे से कर रही, ताकि उसके माध्यम से भी चीजों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सके, जल को संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार से सरकार जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है, ठीक है। इसके अलावा सरकार विश्व मुक्त प्राकृतिक खेती भी जैव विविधता में मददगार बन रही है, यानी कि जो विश्व मुक्त प्राकृतिक खेती होती है उसको सरकार क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है। और आप जानते होंगे अलग अलग प्रकार से चीजें करी जा रही हैं। यहां पर एक फैक्ट देखिए कि प्राकृतिक सफाई कर्मी क्या होते हैं, जो प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं कौन माना, गिद्ध माना जाते हैं ना। तो प्राकृतिक सफाई कर्मी माने जाने वाले लुप्त प्राय हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर में जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। अब आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ जटायु संरक्षण केंद्र की स्थापना सरकार ने कहां पर की है, क्या बताइएगा, गोरखपुर में बताइएगा। सारे फैक्ट भाई साहब नोट करते जाइएगा प्लीज, है ना। ये गोरखपुर में की गई थी। इसके अलावा 9 तरह की कृषि जलवायु होने के नाते प्रदेश में, आप पूछ लेगा आपसे कि बताओ उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या उत्तर दोगे, 9 प्रकार की। और बहुत बार ये फैक्ट आप एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 9 तरह की कृषि जलवायु जो है पाई जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वनस्पति और जीव जंतु दोनों में भरपूर विविधता है, क्योंकि 9 तरीके की जलवायु है ना। तो 9 तरीके की जलवायु होने के नाते ही उत्तर प्रदेश में क्या है, बहुत ही बढ़िया जो है क्या, बायोडायवर्सिटी है, रिच है अपने आप में, है ना। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए यहां एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 दर्जन से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं। इसी उद्देश्य से राज्य और विविधता बोर्ड की भी स्थापना की गई है, राज्य विविधता बोर्ड की, है ना। चलिए, उल्लेखनीय है कि यूपी में स्तनधारियों की 56, पक्षियों की 552, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की 47, उभयचर की, ठीक है, उभयचर की 19 और मछलियों की 79 जो है प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, याद रहेगा। पक्षियों यानी कि एविस की, स्तनधारी की 56 और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में क्या आएंगे, सरीसृप इसको बोलेंगे, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं ना, रेंगने वाले। चलिए, उभयचर में जो जल स्थल दोनों में होते हैं, है ना। उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, मैं भूल गया भाई साहब, तो बताओ उभयचर को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, बताओ मुझे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़िए। अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1 कथन, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या देश में सबसे अधिक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 से 2022 के बीच में घटी है, कथन है। 1 कथन 2 है, बताओ क्या सही है इसमें, कौन सा कथन सही है, बताओ। 1 सही कि 2 सही, क्या सही है, जल्दी से बताओ कथन कौन सा सही है। अरे भाई साहब कथन 2 गलत है ना, बाघों की संख्या घटी थोड़ी ना, बढ़ी है ना भाई साहब। तो बस सही कौन सा, केवल कथन 1 सही है, बस ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग कहाँ लगाना फालतू का, बस हो गया। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार आप एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न से, बहुत बार, 1-2 बार नहीं भाई साहब, बहुत बार यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मुझे बताइए कमेंट करके किसका उत्तर क्या होगा, और उत्तर प्लीज आप दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि हो सकता है यही प्रश्न आप एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको और अन्य जानकारी भी प्राप्त हो जाएंगे, है ना। इसको आप लोग प्लीज क्या करिएगा, सर्च कीजिएगा। अब आपके सामने ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। हम लोग पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स जो है चला रहे हैं, जहां पर आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। यहां पर आपको किसी भी बाहरी स्रोत अर्थात किसी बाहरी किताब या नोट्स की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। जो हम आपको बायलिंगुअल नोट्स देंगे आप वो पढ़िएगा, क्लास में जो कुछ कराया जाएगा वो करिएगा। इसके अलावा क्लास में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि प्री का और मेंस का दोनों का साथ साथ में करा दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको जो है सीसीआर की क्लास, हिंदी क्लास,
निबंध की क्लास, ये सब कुछ भी दी जाएगी। पर्सनली मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाएगा आपको, और बाकी सभी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ में आपको जो बेस हमारा होगा वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी बेसिक के साथ में हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप अगर आपने इंटरव्यू दे दिया, यानी कि अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू तक आप जाते हैं, तो वहां पर आपकी फीस भी आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। 18 महीने की कोर्स की वैलिडिटी होगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे होंगे, और ये हमारे ऐप के माध्यम से चलेंगे, ठीक है। इस बैच में एडमिशन लेना है, क्योंकि इस बैच के माध्यम से ना सिर्फ आपकी पीसी की तैयारी हो जाएगी, बल्कि यूपीएससी की 4 पेपर की तैयारी हो जाएगी, प्लस आपके 2026 आरओ की भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप हमें पीसीएस 2025 या पीसीएस सेलेक्ट करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8604409201 पर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार जैविक, अरे यार एक गलत हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार जैव विविधता होगा, जैव विविधता, उत्तर प्रदेश सरकार जैव विविधता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। बस इतना लिखना है आपको, है ना। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। प्लीज आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय एग्जाम का, आपके परीक्षा का है, और परीक्षा को अच्छे से देना, टेंशन से मुक्त होकर के देना है, ठीक है। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।